नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जेन्युइन क्लासेस में स्वागत है। हम कक्षा 10 का पिछला वीडियो हमने अपलोड करा है, उसमें मानचित्र के बारे में हमने आपको ट्रिक बनाई है भारत से संबंधित। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जाकर वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और मानचित्र के बारे में समझ सकते हैं। और उसके बाद में हम आज ले रहे हैं, आप 12th क्लास में ज्योग्राफी पार्ट से ले रहे हैं 13वां लेसन, जो कि अध्याय नंबर 13, जो कि हमारे भारत के बारे में ही है, सेकंड पार्ट से हैं। तो हम बात करते हैं आज भारत के बारे में, भारत की जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि के बारे में। यानी भारत की जनसंख्या के वितरण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक में भारत की। देखिए, आपके जो 12th क्लास का जो कोर्स है उसमें भारत की जनसंख्या भी है और विश्व के बारे में भी है और राजस्थान के बारे में भी है। घनत्व, जनसंख्या, वृद्धि सब कुछ उसमें दिया हुआ है, यानी तीनों के बारे में ही विवरण दिया हुआ है। विश्व के बारे में हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट में भारत और राजस्थान के बारे में दिया हुआ है, यानी देश के और राज्य के बारे में। अब आज हम यह बात कर रहे हैं भारत के बारे में। सबसे पहले हम लेते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या जो वितरण क्या होता है, यानी जनसंख्या का पृथ्वी पर असमान तरीके से रहना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण। अब कैसे असमान, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4%। और वहां पर जो जनसंख्या का भाग है वो 17.5%, यानी हमारे यहां पर 17.5% क्या है, जनसंख्या निवास करती है। कहां पर, भारत में। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है भारत की जनसंख्या। अगर अब हम बात करें इस जनसंख्या के बारे में तो ये जो क्षेत्रफल है, यानी 2.4% क्षेत्रफल है पूरे भारत का, विश्व का, उसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब उसमें से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है भारत में, सर्वाधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में है, अर्थात कहां पर है, यूपी में। यानी यूपी है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, पश्चिमी बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। पश्चिमी बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। अब ये जो राज्य है, यानी कहने का मतलब यहाँ का जो घनत्व है यानी प्रतिशत है वो 30% है, लेकिन इन राज्यों में 50% से अधिक क्या है, जनसंख्या निवास करती है। इसमें हरियाणा भी है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, जो 30% क्षेत्रफल है उसमें 50% जनसंख्या निवास करती है। और जो बचा हुआ है यानी कि 70% जो क्षेत्रफल है भारत का, उस पर मात्र कितने प्रतिशत, 50% जनसंख्या लगभग निवास करती है। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि ये क्या है, एक तरीके से असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या क्या है, अलग अलग क्षेत्र, जैसे उदाहरण ले, हम राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है, यानी वहां जनसंख्या कम है। जबकि इस भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर जो क्षेत्रफल है वो हो अधिक है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज वितरण के बारे में। और सर्वाधिक जनसंख्या जो होती है वो समतली मैदानों में होती है। कहां होती है, समतली मैदानों में, जहां पर क्या है, हर प्रकार की सुविधा हो। यानी कहने का मतलब समतली मैदानों वगैरह जो भाग हो जहां पर जीवन जीने के लिए सभी संसाधन, अनुकूलतम व्यवस्था हो, जीवन जीने के लिए सारे संसाधन हो, उसे ही कहा जाता है वितरण। यानी उस क्षेत्र में ही रहना लोग बाग क्या है, ज्यादा
पसंद करेंगे, और उसी वजह से क्या है, जनसंख्या का वितरण असमान है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी कारकों पर निर्भर होती है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और किस क्षेत्र में कम पाई जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले या नियंत्रण करने वाले कारकों को समझाइए। तो जनसंख्या नियंत्रित या नियंत्रण करने, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर वितरण की। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी अब कारकों की बात करते हैं हम, तो सर्वप्रथम जो हमारा कारक हो सकता है वो क्या हो सकता है, जलवायु। जलवायु यानी जो कारक है वो पहला क्या हो गया, जलवायु। दूसरा अगर हम बात करें तो धरातल। तीसरा हम बात करें तो जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति। और अगर हम बात करें इसके आगे तो जो हमारा अगला का है खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। उसके बाद में बात करें परिवहन, ठीक है। और परिवहन के बाद में अगर हम बात परिवहन सुविधा कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है। सुविधा हो गया, आर्थिक कारक हो गया, और एक कह सकते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारे जनसंख्या वितरण को नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला कारक है हमारा जलवायु, दूसरा है धरातल, तीसरा है जल की प्राप्ति, चौथा है खनिज संसाधन, पांचवा है परिवहन सुविधा, छठा है आर्थिक कारक, सातवां है हमारे पास सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक। इसको आर्थिक कारक में आप सब जानते हैं सब। अब देखिए पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जलवायु की सबसे पहले बात करें कि व्यक्ति वहां रहना पसंद करता है जहां पर जीवन जीने के लिए अनुकूलतम जलवायु की होती है या अनुकूलतम जलवायु पाई जाती है। यानी कि ऐसा जैसे कि मान लीजिए इसी कारण क्या है, जैसे मान लीजिए जो मैदानी भाग है वहां पर जलवायु अच्छी पाई जाती है, जहां पर जलवायु क्या है अच्छी पाई जाती है, जो जीवन योग्य होती है, वहां पर व्यक्ति जीवन अपना। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हिमालय यानी बर्फीला जो क्षेत्र है वहां पर जलवायु अधिक पाई जाती है, हिमालय में हिम बर्फ पाई जाती है, तो वहां पर क्या है जनसंख्या का प्रभाव कम है, यानी वहां पर क्या है जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरी बात धरातल की, जो मैदानी भाग होते हैं वहां पर जनसंख्या क्या है अधिक पाई जाती है, क्योंकि सिंचाई वगैरह की सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होती है। अगर जैसे पठार की बात करें, पर्वतों की बात करें, तो वहां पर क्या है जनसंख्या कम विद्यमान होती है, वहां पर क्या है सुविधाएं नहीं होती है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जल की क्या होती है कमी होती है, और व्यक्ति को जहां पर जल की आपूर्ति होती है या पर्याप्त फुल मात्रा में मिलता है, जैसे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और भी अन्य कार्यों के लिए, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या है अधिक होती है। खनिज संसाधन, जहां पर खनिज संसाधन होते हैं तो रोजगार की तलाश में लोग बाग क्या है व्यक्ति रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहां पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य मिल जाता है। उसके बाद में परिवहन की सुविधा, ऐसे क्षेत्रों में पर्वतीय पठारों में रहना लोग पसंद नहीं करेंगे, ऐसी सुविधा पे ऐसी जगह रहेंगे जहां पर कि यातायात या परिवहन यातायात के साधन क्या है आते जाते हों या वहां पर आसानी से साधन मिलते हों। उसके बाद में आर्थिक कारक, अर्थात कहने का मतलब रोजगार बेरोजगारी, यानी कि जो गरीबी वाला क्षेत्र है तो पैसे के लिए या रोजगार के लिए व्यक्ति वहां से निकलकर दूसरे स्थान पर जाकर रहना पसंद करता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात करें, सामाजिक में कई धर्म से संबंधित जुड़े होते हैं, जैसे धर्म के आधार पर वगैरह क्या है कार्य किए
जाते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पर कहने का मतलब लोग बाग जुड़े होते हैं कि वहां पर रहना बस, जैसे कोई किसी धर्म को मानता है और उसी धर्म के आधार पर, जैसे कोई सिख को मानता है या कोई हिंदू धर्म से संबंधित है तो मंदिरों के पास रहना पसंद करते हैं। ठीक है, धार्मिक के। तो यह है हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये कारक है जिससे क्या जनसंख्या वितरण को नियंत्रण किया जा सकता है या प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं वितरण के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वितरण, और वितरण के बाद में हम बात करते हैं यहां पर जनसंख्या घनत्व के बारे में। वितरण हमारा हो गया, अब हम बात करते हैं घनत्व की। तो अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं पहले कि घनत्व होता क्या है, जनसंख्या घनत्व होता क्या है। यह हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने पहला देखा होगा तो राजस्थान से संबंधित जो हम घनत्व पढ़ा था वहां पर पढ़े थे हमने, तो वहां पर मैंने आपको डेफिनेशन सहित बताया था। एक बार फिर से हम बात करते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या जो घनत्व होता है हमारा, वो धरातल और जनसंख्या के बीच का एक क्या है, सूचक होता है, अनुपातक होता है, और वो बताता है कि इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमने घनत्व के प्रकार पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, जहां तक आपने पढ़े होंगे सभी ने कि जनघनत्व के प्रकारों को समझाइए। अब जनघनत्व उसमें खेती का भी था, जननांकीय घनत्व वगैरह। तो यहां पर अगर हम जनघनत्व ज्ञात करें तो यहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने के लिए हम कौन सा घनत्व का प्रयोग करते हैं, गणितीय घनत्व का। गणितीय घनत्व। अब गणितीय घनत्व में क्या करना पड़ता है हमें, घनत्व को निकालने पर किसी क्षेत्र का 1 वर्ग किलोमीटर का, तो प्रदेश हम कह सकते हैं अगर किसी क्षेत्र का या किसी प्रदेश का हमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी जिस क्षेत्रफल को हम निकालना चाहते हैं, जिस क्षेत्र को, जिस प्रदेश का, तो इस सूत्र की सहायता से हम उस जनघनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है जनघनत्व क्या है, जनघनत्व के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या जनघनत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अगर हम बात करें जनघनत्व में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, बिहार में जो जनसंख्या का घनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको एक बात मैं आपको बता देता हूं कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। लेकिन जो आपकी 12th क्लास की जो 12वीं की बुक है उसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदु नंबर शायद 9 के आसपास, तो उस 9 बिंदु में दे रखा है कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, जनघनत्व दे रखा है। वहां पर जो जनघनत्व है यानी कि वो दे रखा है जो सर्वाधिक है वो पश्चिमी बंगाल का दे रखा है। कहाँ का दे रखा है, पश्चिमी बंगाल का, जबकि वो गलत है। वहां पे जो टाइपिंग हुई है, सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो बिहार का है। यहां पर 1029 है जनघनत्व, किसका, बिहार का। तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का, यहाँ का पश्चिम बंगाल का गलत है। वहां पर वो बिंदु अगर किसी ने पढ़ा है तो उस पर ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, जहां का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के घनत्व के बारे में थोड़ा सा, तो
वो 1901 में भारत का घनत्व था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में 51 की बात करें तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 51 में, 1951 में। फिर उसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो 1981 में भारत का जो घनत्व था 216 व्यक्ति था। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें 2001 में तो 2001 में भारत का जो घनत्व था वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 की अगर हम बात करें तो यहाँ का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत का औसत घनत्व कितना होगा? अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत का औसत घनत्व कितना है, तो भारत का जो औसत घनत्व है वो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर 322 है तो ये औसत घनत्व माना जाएगा। कौन सा? 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ठीक है, ये घनत्व हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। भारत के जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहां पर। ठीक है। अगर हम बात करें तो औसत, सबसे जो पहला जो विभाजन किया गया है वो किया गया है औसत घनत्व के अधिक वाले या औसत घनत्व से अधिक घनत्व वाले राज्य। औसत घनत्व अधिक घनत्व वाले राज्य। अगर हम बात करें तो देखिए, हम ये कह सकते हैं, अगर एक डेफिनेशन दें हम, कि वह क्षेत्र जहां का जनघनत्व 382 व्यक्ति, कितने? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, उन क्षेत्रों को जनसंख्या घनत्व में शामिल किया जा सकता है एक तरीके से। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहां का जो जनसंख्या घनत्व है वो, अगर हम उसकी बात, जो उच्च घनत्व वाले व्यक्ति की बात करें, 3 भागों में जो विभाजित है, तो उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है हमारा, तो इसको 500 से अधिक, यानी वो क्षेत्र जहां पर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है उसे सर्वाधिक या जनघनत्व वाले राज्यों में शामिल किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा उच्च घनत्व वाला हो गया, इसको उच्च घनत्व भी बोल सकते हैं, उच्च घनत्व वाले राज्य। उसके बाद में है हमारे पास मध्यम घनत्व वाले राज्य, मध्यम घनत्व वाले राज्य। अगर हम बात करें मध्यम घनत्व की तो यहां पर 300 से लेकर 500 व्यक्ति, 300 से लेकर 500 व्यक्ति तक जहां का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है उसे मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में शामिल किया जाता है। 300 से 500 के मध्य, 500 से अधिक होगा तो फिर वो अधिक वाले राज्यों में या उच्च घनत्व वाले राज्यों में शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रकार है हमारा जो है निम्न घनत्व वाला क्षेत्र या राज्य, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र या राज्य। निम्न में है 300 से कम, यानी कि 300 व्यक्ति से कम वाले जो जिनका क्षेत्र है उसको निम्न घनत्व जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये था हमारे जनसंख्या घनत्व के जो विभाजित किए गए हैं, यानी कि एक तो उच्च घनत्व वाले राज्य थे, फिर मध्यम घनत्व वाले राज्य हैं और फिर निम्न घनत्व वाले राज्य हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। 500 से अधिक हो तो वो तो उच्च में आ जाएंगे, 300 से लेकर 500 तक है वो निम्न मध्यम में आ जाएंगे और 300 से कम वाले निम्न में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये था हमारा जन घनत्व के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। जन घनत्व के बारे में हम जान चुके हैं। भारत के औसत घनत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है, राज्यों को, पूरे भारत को, उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले। जो हम उच्च घनत्व वाले हैं 500 से अधिक वाले हैं, यही बातें हमें याद रखनी होती है। और जो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भी हमें ज्ञात यही
याद रखना पड़ता है। जो फर्स्ट टॉपिक है, बस कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि भारत का क्या था, राजस्थान का क्या था, विश्व का क्या है। जैसे भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382, राजस्थान का हमने पढ़ा था 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जो अगला टॉपिक है हमारा, जनसंख्या वृद्धि। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो देखिए, मैंने कहा था किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अगर हम बात करें यहां पर, तो भारत में जो सर्वप्रथम की जो जनगणना हुई थी, जनगणना वो 1871 में हो गई थी, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं थी। तो विश्वास नहीं हुआ लोगों को कि यह सही है या गलत है। फिर 1872 में भी प्रारंभ की गई, तो वो विश्वसनीय थी, लेकिन कुछ ही राज्यों में हो सकी, कुछ ही राज्यों में। फिर उसके बाद में 1881 में जनगणना हुई, जो नियमित रूप से उसके बाद में 10 वर्षों के बाद निरंतर क्या है, जनसंख्या यानी जनगणना हो रही है 1881 के बाद। तो इसने अब अगर हम बात करें, यहां से नियमित रूप से हो रही है, सर्वप्रथम 1871 में हुई थी, फिर विश्वसनीय 1872 में हुई, यानी विश्वसनीय नहीं माना गया इन आंकड़ों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गणना के बारे में, तो गणना जो थी हमारी 1881 की बात कर रहे थे कि वहां से क्या है, नियमित रूप से जनगणना हो रही है। तो यहाँ पर जो जनगणना थी लगभग, तो ऐसा माना जाता है कि 25 करोड़ जनसंख्या थी इस समय। कितनी थी? 25 करोड़ भारत की क्या थी, जनसंख्या थी। ठीक है, अगर भारत की 25 करोड़ जनसंख्या थी, तो इस जो जनसंख्या वृद्धि है उसको 3 कालों में यानी कि 4 कालों में उसे क्या है, विभाजित किया गया है कि किस प्रकार भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई। तो पहला अगर हम काल की बात करें तो उसे कहा गया मंद वृद्धि जनसंख्या काल। मंद यानी बहुत ही कम, जनसंख्या वाला काल कह सकते हैं। काल मतलब समय, यानी इस समय को बहुत ही कम क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई थी। और ये समय है 1901 से लेकर 1921, 1901 से लेकर 1921। तो ये मंद गति, यानी यहाँ पर जनसंख्या का मंद गति से क्या है, वृद्धि हुई है। जनसंख्या की मंद गति से वृद्धि हुई है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें मंद गति के बाद में, तो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इतना था। तो उसके जो अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी लगभग ऐसा माना जाता है कि 23.84 करोड़ थी लगभग इस काल में। 23.84 करोड़ जनसंख्या थी। तो यहाँ पर जो इस सत्र में बढ़ने का जो प्रतिशत था वो 0.27% रहा, कि वृद्धि हुई जनसंख्या में मात्र कितनी हुई, 0.27%। यानी कि इस प्रतिशत का होते हुए, यानी भारत में जनसंख्या का प्रतिशत कितना हुआ, 1921 तक मात्र यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि थी वो 25.13 करोड़ हुई, यानी कि इन सालों में। ठीक है, अब इसका मुख्य कारण था कि इसमें मंद गति क्यों रही, यानी इसमें ज्यादा जनसंख्या वृद्धि क्यों नहीं हुई। तो वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि यहां पर महामारी, ठीक है, अकाल, महामारी, अकाल, मृत्यु दर अधिक और कम सुविधाएं जीवन जीने के लिए, कम सुविधाएं
थी, जिसके कारण इसे मंदगति जनसंख्या वृद्धि काल कहा गया, क्योंकि इस काल में बहुत ही कम क्या थी, जनसंख्या वृद्धि हुई थी। यह हमारा पहला हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें जनसंख्या वृद्धि में, तो जो दूसरा है हमारा वो था स्थिर वृद्धि काल, यानी इसमें जनसंख्या बिल्कुल स्थिर तरीके से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि काल, जो ये समय है हमारा यहाँ 1921 है। अब हम बात करेंगे यहाँ से तो इस आगे की, तो 1921 से लेके 1951, 1921 और 1951 तक की जनसंख्या है, यानी जो समय है तो यह स्थिर रही, ना ज्यादा बढ़ी ना घटी। अब अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ जनसंख्या का जो वृद्धि दर था 1.45% रहा, यानी इस प्रकार इस वृद्धि दर से यहाँ जनसंख्या बढ़ी और 25 करोड़, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या थी 25.13 करोड़ थी। कितनी थी? 13 करोड़ थी, जिससे बढ़कर मात्र 36.11 करोड़ हुई। 36.11 करोड़ इस काल में। इस काल में थोड़ा बहुत क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि पर सुधार किया गया, मृत्यु दर को रोका गया। इस काल को महान जननांकीय विभाजन कहा गया, महान जननांकीय विभाजन कहा गया इस काल को। कौन से को? स्थिर वृद्धि काल को, ठीक है। इसमें जन्म दर अधिक रही, मृत्यु दर की थोड़ी कमी हुई और महामारी को रोका गया। इस वजह से इस काल में क्या है, जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक स्थिर जनसंख्या वृद्धि के बाद में, ठीक है। अब स्थिर जनसंख्या वृद्धि के बाद में है तीव्र वृद्धि वाला काल, तीव्र वृद्धि जनसंख्या का। अब ये बात अगर हम करें तो जो इसका समय था 1951 से लेकर 1981, ठीक है, ये समय हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहां पर इसको याद रख सकते हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल कौन सा है कि भारत आजाद होने के बाद 1948 में हुआ था भारत आजाद, तो उसके बाद में जैसे आजाद हुए जनसंख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, तो उसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल कहा गया। और इस काल को, अब अगर हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल की बात करें इसमें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि काल जिसमें हुई, इसमें लगभग ऐसा माना जाता है कि 32 करोड़ की वृद्धि हुई, 32 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई, ठीक है। सिर्फ वृद्धि हुई इतनी तो, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट है हमारा, सबसे ज्यादा इसी काल को माना गया। इसके बाद में लास्ट है घटती, चौथा वाला, घटती जनसंख्या वृद्धि काल, यानी इस काल में क्या है, जनसंख्या घटी। इस काल में, इस काल की बात है 1981 से लेकर 2011, 2011, यानी इस समय में क्या है, जनसंख्या में कमी हुई। अब इसका मुख्य कारण क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और क्या वो स्वास्थ्य सेवाओं के बाद में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो परिवार नियोजन, कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। और दूसरी बात अगर हम देखें तो मृत्यु दर अधिक, मृत्यु दर में कमी, सॉरी, मृत्यु दर में कमी, जिससे क्या है, और जो मृत्यु दर में कमी आने के कारण क्या है, जन्म दर भी इस काल में अधिक थी। कहने का मतलब इसको नियोजन करा गया और कार्यक्रमों के आधार से, और शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और
इस काल में छोटे परिवार की प्रेरणा भी दी गई। की प्रेरणा। अब देखिए ये टॉपिक हो गया हमारा। इसमें चार जो जनसंख्या वृद्धि थी भारत की उसे 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 टाइम में। तो पहला था हमारा जो कि बहुत मंद गति वाला था, उसके बाद में दूसरा स्थिर वाला था, तीसरा तीव्र वाला है और चौथा है हमारा घटती जनसंख्या। यानी इसमें परिवार नियोजन, छोटे परिवार की जानकारी यानी रोकने का प्रयास किया गया। किसका? जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद में अगर हम अगला सा थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है हमारा इस लेसन का, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझाइए। सामाजिक और आर्थिक जो क्या है प्रभाव, यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है और आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें जनसंख्या, एक तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो हमारी व्यवस्था है वो क्या हो रही है? बिगड़ रही है। कह सकते हैं हमारा संतुलन बिगड़ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो जनसंख्या वृद्धि से क्या है? एक तो सबसे पहली बात है कि पर्यावरण समस्याएं क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, पर्यावरण जनसंख्या की समस्याएं क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरी बात अगर हम कहें कि पशुओं, पक्षियों, जीवों इनको क्या है? जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या है? हानियां हो रही है। जंगल वगैरह साफ किए जा रहे हैं और अधिक कृषि की बात करें तो पैदा अधिक करने के कारण, ऐसे बता देते हैं, पैदा अधिक करने के कारण खाद्य सामग्री को रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। और जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो संक्रमित रोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फैल रहे हैं, ये हमारे क्या है? प्रभाव है। और जल प्रदूषित वगैरह हो रहे हैं, एकत्रित गंदगी वगैरह फैलाई जा रही है जिससे कि कूड़ा करकट वगैरह में तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। औषधीय पुख्त पौधे वगैरह क्या है? समाप्त होने की कगार पर आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वनों को काटा जा रहा है उनके संसाधनों की पूर्ति करने के लिए, तो वन संसाधनों की जरूरत पड़ती है जनसंख्या वृद्धि, तो वनों को काटा जा रहा है। और वर्षा जैसे, अकाल जैसी महामारी, वर्षा की कमी हो रही है और अकाल जैसी स्थिति क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है बेरोजगारी भी क्या हो रही है? उत्पन्न होती हुई जा रही है। जैसे जैसे बेरोजगारी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये थे हमारे कुछ आर्थिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सामाजिक प्रभाव में भी बहुत सारे चीजें आ जाती है। जैसे मान लीजिए लड़ाई झगड़े क्या है? दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अनेक जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या का संतुलन भी क्या है? बिगड़ रहा है। तो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, बड़े बड़े शर्मनाक घटनाएं वगैरह ऐसी होती रही है। तो ये थे सामाजिक, धर्म के आधार पर लोग लड़ते रहे, तो ये सब किसमें आते हैं? सामाजिक कारकों में। तो ये थे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक कारक। इस लेसन में देखिए जो मोस्ट क्वेश्चन की अगर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो इसमें एक तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को समझाएं। मतलब जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हो रहा है तो उसके बारे में हमें समझाना है। वृद्धि की से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो सारी लिखनी है प्रभाव में। ठीक है, हाँ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। आज जो ये लेसन है हमारा वो हो चुका है। अब समय के अभाव के कारण हम जब भी अगला वीडियो होगा हमारा वो आपका मॉडल पेपर होगा 12वीं का, और ऐसे हम कई मॉडल पेपर करवाएंगे परीक्षा आने तक और वो सोल्व कराएंगे। आपको मोस्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व कराए जाएंगे, कुछ आपके लिए दिए जाएंगे जो आप आराम से पढ़कर अपनी तैयारी को और भी अच्छी ढंग से कर सकते हो और बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो हम अगले वीडियो में आपको जहां तक मॉडल पेपर ही अवेलेबल करवाएंगे। ये लेसन आपका समाप्त हो चुका है जो कि 13वां लेसन था इस ज्योग्राफी पार्ट का, और अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिए समझने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।